मैं विनोद शुक्ला, प्लेटफार्म बाय नवीन कुमार सिंह, भिखना पहाड़ी से आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न लेकर के आया हूं कि जो पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न हुए भी थे और जो बीपीएससी की आपने परीक्षा देखा और किस तरीके के प्रश्न आए थे, उसी के प्रारूप पर ये प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हूं और इसी तरीके के प्रश्न आपको आएंगे भी। हर टॉपिक पर मैंने विशेष रूप से आपको क्या किया है, हिंदी भाषा का उद्भव दिया गया है आपके सामने। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। आप ये देखें कि अलग अलग चैप्टर हैं हिंदी में, अलग अलग चैप्टर है, हर चैप्टर से उसने प्रश्न उठाया था। हिंदी भाषा के उद्भव से प्रश्न आपको आए थे, फिर आदिकाल से भी आए थे, तो हर चैप्टर से प्रश्न उठाया गया था और किस तरीके के प्रश्न आए हैं आप देखिए कि और आगे हमको किस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे और हम अपनी तैयारी कैसे करें, वह प्रश्न कुछ आपके सामने मैं रख रहा हूं और उस प्रश्नों का प्रारूप आप देखते जाइए। ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है। तो मध्य भाषा आरती भाषा काल में क्या थी, पाली था, प्राकृत था, पाली थी, प्राकृत था और क्या था, अपभ्रंश था। अब आप यहां देखेंगे कि आपको पूरा प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषाएं आपको पूरा तैयार करना होगा, उसके सन तैयार करने होंगे। तो जब तक इसकी जानकारी पूरी नहीं होगी तब तक हम इसे नहीं कर सकते हैं। तो अपभ्रंश भी था, पाली भी थी मध्यकालीन में, इसलिए हमारा उत्तर क्या हुआ, उपयुक्त में से एक से अधिक। दूसरा दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको यह इस परीक्षा में आ सकता है, आप ध्यान रखिएगा। आगे जो परीक्षा देने जा रहे हैं उस परीक्षा में आ सकता है ये क्वेश्चन कि आप बताइए कि कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है। तो हिंदी भाषा क्या है, वियोगात्मक है, लेकिन अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ है। ऐसी दशा में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे देखिए क्वेश्चन के प्रारूप क्या है, हिंदी में किस शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं। तो कितने बनते हैं, 2 रूप बनते हैं। इसके बाद दिया गया है अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन है, भविष्यत कथा कहा, भविष्यत कहा ये धनपाल की है, यह किसकी है, धनपाल की है। तो अपभ्रंश के कवियों से आपको संबंधित प्रश्न आए भी थे और आप में इसमें 3 आपको तैयार करना होगा, स्वयंभू और क्या था, भवभूति का था, भवभूति। इसके बाद आप क्या करेंगे, धनपाल का है पुष्यदंत का है। आपको ये तीनों को तैयार करने होंगे और इनके सन भी तैयार करने पड़ेंगे कि कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि इनका काल बताइए, स्वयंभू किस समय में है, 8वीं में है और वह क्या है, 10वीं में है। इस तरीके की चीज़ें आपसे प्रश्न कर दिए जाएंगे। अब आपको दिया गया है इनमें से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है। तो आप देखिए ये क्या था, 1540 में इसका लिखा गया था, ये 1574 में। इसके अनुसार क्या है, पद्मावत। अगर चंदायन दे दिया गया होता तो आपका उत्तर चंदायन सही हो जाता। तो अलग अलग क्वेश्चन होंगे, अलग अलग प्रश्न होंगे और आपको इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब आप देखिए 84 वैष्णवों की वार्ता किसने लिखा था, गोकुलनाथ ने लिखा था। अब
रचनाएं नहीं पूछी जाएंगी कि कौन किसने लिखा था, रचनाओं से डीप में जाता है कि वह रचना किस भाषा में लिखी गई थी। तो वज्र नहीं है, ब्रज भाषा है, ब्रज ब्रज भाषा है, ये ब्रज भाषा में लिखी गई थी। तो आपको दिया गया कि किस भाषा में लिखी गई। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कौन सा इनमें से कौन सा पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है तो क्या है? मगही। हिंदी की उपभाषाएं, ये क्वेश्चन किससे है आप ध्यान रहिए। हिंदी की उपभाषा, हिंदी की उपभाषा एक चैप्टर है। उपभाषा और बोली पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा श्रीमान जी। हिंदी की उपभाषा और बोली यह पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे दिया गया है लखनऊ और बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? मतलब ये क्या है? अयोध्या से सटा हुआ क्षेत्र है, इसलिए किस में आता है? अवधी में। अब आपको दिया गया इंदौर और उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया? तो क्या दिया गया? मालवी दिया गया। ये आपको मैंने बताया कि यह उपभाषा और बोलियों से संबंधित प्रश्न है। भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से हिंदी की कितनी उपभाषाएं और बोलियां हैं? तो आपने पढ़ा कि 5 क्या है? उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। इसके बाद दिया गया है, हाँ आप देखिए इससे भी क्वेश्चन आया था। देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि से पूछा गया था कि आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर भी पढ़ा था। सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो है गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। इसे कुटुल लिपि से गुप्त लिपि बनी, गुप्त लिपि से सिद्धमांतिका लिपि बनी, फिर तब नागरी बनी। इस तरीके का उसमें क्या है, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा उपयुक्त सही है। ये तो इसमें वर्णनात्मक होगा, तमाम तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आए थे काका कालेलकर की 12 खड़ी के बारे में। अब आपको पूछा जाएगा पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किसने किया था? श्याम सुंदर दास। अगर और पूछा जाएगा तो महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में क्यों दिया था? श्रीनिवास दास। अगर पूछा गया कि पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना किसने सुझाव दिया था? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास। और अल्प प्राण के महाप्राण के स्थान पर अल्प प्राण का जो सुझाव दिया गया था वह श्रीनिवास दास ने दिया था। अलग अलग है। यहाँ देखिए महाप्राण का जो सुझाव दिया गया था वह श्रीनिवास ने दिया था, श्रीनिवास ने सुझाव दिया था। आगे देखिए अभी और चीजें हैं। ये देखिए राजभाषा आयोग के बारे में पूछा गया था। राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन इस तरीके के आ सकते हैं। राधा कृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति बनी थी। कब बनी थी? सन 1953 में बनी थी। सन 1953 में बनी थी। कोई ऑप्शन नहीं है इसमें से। आप देखिए अपभ्रंश भाषा में लिखित राम का चरित्र, ये क्वेश्चन तो पौम चिरऊ यह स्वयंभू का लिखा था और इनके पुत्र ने इसे पूरा किया था। यह 5 खंडों में विभाजित है। महापुराण पुष्पदंत का था। कौरवी का दूसरा नाम क्या है? कौरवी का नाम खड़ी बोली था। आगे देखें ढूढ़ाड़ी क्या है? बोली का दूसरा नाम जयपुरी। क्या नाम था? जयपुरी ही प्रसिद्ध है। आगे दिया गया था कौन सा जोड़ा इसमें से नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ देखिए आपको देंगे उपयुक्त में से एक ठीक नहीं है, तो ये दोनों ठीक है। राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ लिखा, ये भी दोनों सही हैं। आगे देखिए दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग से संबंधित है। इन गामन में छोरिन के पीहर, इस तरीके के भी प्रश्न आए थे। तो क्या होगा आपका? ब्रज। इसके बाद आपको दिया गया दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या था? हिंदवी। क्या कहते हैं? दक्षिणी हिंदी। इसलिए आप पूरा क्या करें? हिंदी की उपभाषा और बोलियां, हिंदी का उद्भव और विकास,
पूरा अपना चैप्टर तैयार करिए। आगे दिया गया है अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा क्या थी? देश भाषा थी। आपका 21 क्वेश्चन के बाद आइए 22। वैश्यवाड़िक बोली का दूसरा नाम क्या था? अवधी। अवधी का दूसरा नाम क्या है? वैश्यवाड़ी। अभी तो आप इतना देख रहे हैं कौन किसकी बहन है, कौन किसकी बेटी है, इस तरीके के क्वेश्चन क्या है बोलियों में पूछे जाएंगे। इनमें से दामोदर दास शर्मा की कृति नहीं है, कोई नहीं है। दामोदर की कृति क्या थी? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या था दामोदर दास का? यह ज्योतिश्वर ठाकुर का था, यह अब्दुल रहमान का था। इसके बाद दिया गया अपभ्रंश के नागर। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तमाम तरह की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और आप देखिए इसका क्या है, अपभ्रंश के भेद अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भेद किया है। अभी तो मैंने एक भेद केवल मार्कंडे का आपके सामने रखा हूं, मार्कंडे का है केवल। आप देखिए काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधा कृष्ण दास थे। काशी नागरी प्रचारणी सभा के इतिहास और इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, 1983 में हुई थी, 1983 में दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, इसके बारे में आप तैयार करिए। कचहरी में नागरिकों का प्रवेश सन 1900 में था। आगे दिया गया है यदि तुम आते तो यह काल निर्धारित कीजिए। तो हेतु हेतु मद भूत काल, ये कौन सा काल है? हेतु हेतु मद भूत काल। आगे दिया गया है राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के। फिर क्वेश्चन है आपके सामने, इन महाकाव्यों में बढ़ते हुए रचना काल को सुनिश्चित कीजिए। आप क्या करें? रचना क्रम से याद करें, रचना क्रम से याद करें, याद करें या सन सहित याद करें। ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। इस तरीके के एक क्वेश्चन जरूर आपके सामने होंगे। आगे दिया गया इन कवियों को आरोही काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या है? श्रीधर पाठक हैं, हरिऔध हैं, पंत हैं, अज्ञे हैं। आगे दिया गया हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। पुस्तकों के लेखकों के नाम पूछे जाएंगे। इस तरह के पुस्तकों के लेखकों के नाम पूछे जाते हैं। तो क्या है? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने लिखा था। आगे देखिए आप, हाँ आप देखिए सब प्रश्न के मैंने कितने प्रारूप हो सकते हैं, इसमें विद्वता की बात नहीं है। मेरा ये दिखाने का मतलब यह था कि प्रश्न के प्रारूप कितने तरह से हिंदी में होंगे, कितने तरह के प्रारूप के प्रश्न हिंदी में होंगे, उस प्रारूप को दिखाना था, मेरा मकसद यह था। आप देखिए इसमें दिया गया मागधी से क्या है? मैथिली है। मागधी के अंतर्गत ही क्या है? बिहारी हिंदी आती है। मराठी से महाराष्ट्री होती है। पूर्वी से अर्धमागधी है। ब्रजभाषा से क्या है? अपभ्रंश या सौरसेनी है। अब आप मिला लीजिए, ऐसे ही आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रजभाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग सारंगधर ने किया था। क्या लिखेंगे? सारंगधर, सारंगधर ने किया था। ये आप तैयार करिए। इसके बाद नाटक जारी है। हमने बताया था लीलाधर जुगड़ी स्त्री विमर्श लेखिका चैप्टर है। आप स्त्री विमर्श लेखिका, स्त्री विमर्श लेखिका को आपको पढ़ना पड़ेगा। और क्या है? दलित साहित्य, दलित साहित्य, ये सारे के अलग अलग चैप्टर करके आपको पढ़ना पड़ेंगे, तब जा कर के प्रश्न मिल पाएगा। अष्टछाप की स्थापना किसने किया था? अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुआ था। अब आप देखिए झरना दिया गया है। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला किसने कहा था? नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था। आगे दिया गया है आपका क्वेश्चन है मुख्यार्थ में बाधा। यह काव्य शास्त्र से क्वेश्चन है। यह काव्य शास्त्र पर विशेष ध्यान देना है आपको। काव्य शास्त्र में क्या क्या पढ़ेंगे? काव्य लक्षण पढ़ेंगे, काव्य प्रयोजन पढ़ेंगे, काव्य के हेतु पढ़ेंगे। ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। काव्य शास्त्र में काव्य के लक्षण, काव्य के प्रयोजन, काव्य के हेतु,
ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और प्लेटो और अरस्तु और कार्लाइज और ड्राइन का, वर्ड्सवर्थ का कविता के लक्षणों के बारे में 3 चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। संस्कृत के कवियों का, संस्कृत के विद्वानों ने काव्य की परिभाषा क्या बताई, हिंदी की क्या बताई, प्लेटो अरस्तु ने क्या बताया है काव्य के परिभाषाएं और लक्षण, यह तीनों को पढ़ना है। चैप्टर बहुत लंबा होगा इसका। अब देखिए, इसके बाद दिया गया है किस लेखक ने सरस की जीवनी लिखी, विष्णु प्रभाकर ने लिखा था। आगे के क्वेश्चन दिया गया है कवि की अनुभूति का साधारणीकरण आपको भट्ट लोलट, शंकुक, अभिनव गुप्त, यह 4 को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। साधारणीकरण में रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा था, रामचंद्र शुक्ल का भी है, लेकिन यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। आगे दिया गया है कि कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है, तो आप जानते हैं आधा अधूरे लहरों के राजहंस, ये क्या थे, मोहन राकेश के नाटक थे, 8वां सर्ग नहीं था। आगे दिया गया है कौन सा पात्र भी आपसे पूछा गया है। पात्र आप तैयार करेंगे नाटक में, उपन्यास में और कहानी में, तीनों में क्या है आपको पात्र से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ये एक चैप्टर बना लीजिए और उस चैप्टर के अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे दिया गया है वल्लभाचार्य, यहाँ दार्शनिक मतों के बारे में पूछा जाता है, ये भी एक चैप्टर के रूप में तैयार करिए। शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद माधवाचार्य थे, विशिष्टाद्वैत रामानुचार्य थे, ये दार्शनिक मतों से एक क्वेश्चन आता है। तो आपके सामने मैंने सारी चीज़ें रख दिया, और अभी तो सारे चैप्टर नहीं उठा पाए, लेकिन कुछ चैप्टर मैंने उठाया और आपको बता दिया कि प्रश्न के प्रारूप इस तरीके के होंगे और हर चैप्टर को पूरा पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप पूरा नहीं पढ़ते हैं तो आप सोच लीजिए कि आप ग्रामर सबसे सभी क्या है, ग्रामर में तो कुछ गलत नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि आप जब लिटरेचर में जाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसी ऐसी रचनाएं पूछी जाएंगी कि आप उस रचना को कभी सुने नहीं होंगे। तो आपको लिटरेचर पर विशेष फोकस करना पड़ेगा और ग्रामर से कोई भी क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए। अगर आपका ग्रामर से क्वेश्चन गलत हो गया तो आपकी मेरिट क्या हो जाएगी, तुरंत घट जाएगी। हमेशा मेरिट क्या होती है, भाषा में ग्रामर से बनती है, ग्रामर में आपको गलत होना नहीं चाहिए। लिटरेचर हमें बहुत सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। तो क्लासेज हमारे आरंभ हो गए हैं और क्लास की टाइमिंग 6 to 8 की जो है 12 से 1 है, 9 से 10 की क्लासेस क्या हैं, 1 से 2 हैं, और 11 से 12 की क्लासेस क्या हैं, 2 से 3 बजे हैं। 22 से क्लासेस पूर्ण रूप से क्या है आरंभ हो रहे हैं। और आप इस क्लास का क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उसको देख करके आप क्या करें, क्लास का अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश करें। धन्यवाद।